है कि इकोनॉमिकल ये इम्पैक्ट है, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन का इशू है, वो सारी अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार को खुद एक भीड़ चाहिए। और आज से 3 साल पहले बिहार में एक साथ 8 जगह दंगे हुए। हम लोग जब उन दंगों को कवर करने गए तो पता चला कि हर जगह भीड़ जो थी, जुलूस थी, वो 1 साल पहले तक 2000-1500 होती थी। इस साल लोगों ने बताया कि वो भीड़ 10,000 से 20,000 के बीच में, और वो सारे लोग 200 से 250 रुपए लेके लाएंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर 8 जगह वो 20-20 हजार के जुलूस निकले हैं, कल को अगर लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो जो 250 में आदमी आ रहा है वो 600 रुपए में आएगा, वो 1000 रुपए में आएगा, उसको पे कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल पार्टी उसको पे कर रही है। सीवान में जब दंगा हुआ तो मालूम चला कि उत्तर प्रदेश में जो सीवान में दंगे में जो 1000 मोटरसाइकिलों की भीड़ थी, उनके सीसीटीवी फुटेज में मालूम चला कि वो सारे नंबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और कुशीनगर के हैं। तो पता चला कि 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2500 मोटरसाइकिलें भारतीय युवा मोर्चा ने डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भीड़ तैयार करी थी बेरोजगारों में, उनको मोटरसाइकिल देकर उसका इस्तेमाल सीवान में दंगा करने के लिए किया जा रहा है। तो इस पूरे इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस का एक सोशल पहलू भी है, सामाजिक पहलू भी है, जिसमें सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी खुद चाहती है कि ये नौजवान बेरोजगार रहे, जिनको इनको 50 रुपए से लेकर 250 रुपए तक में इस्तेमाल किया जा सके, कहीं कहीं जज्बाती तौर पर भड़काकर फ्री में इस्तेमाल किया जा सके, और पूरे लेवल पे सामाजिक ताने बाने को दिखाकर उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। ये खुद ये सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है कि बेरोजगारी को दूर करे। थैंक यू नाज़रीन साहब। पहले डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, अभी सरकार ने एक रोजगार योजना की लॉन्च की है, जहाँ पे कहा गया कि 1 मिलियन जॉब दिए जाएंगे और उसमें जो है 75,000 एक साल में दिए जाएंगे पर बैच। तो ये क्या है, गवर्नमेंट क्या अपने भी आंकड़ों में कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, लोग हैव स्टार्टेड टू एक्नॉलेज अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्रोइंग इन दिस कंट्री? क्या फिर ऐसा ही एक जुमला है जैसे कि 2014 में दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी? इज इट अनदर जुमला और दैट है? National President Dr. FCR Iyer, you can also tell us ये जो गवर्नमेंट है, ये पहले से there are certain agencies, there are some ministries or some departments like UPSC, SSC या Railway Recruitment Board, जहाँ से these employment generate होते हैं। और मेला के दौर में जो जिस तरह से अपने आप को प्रोपोगेट कर रहे हैं कि एक मेला लॉन्च किया जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का मैसेज किया जाएगा, प्रोपोगेट के पहले कभी नहीं हुआ। कोई सरकार ने कभी इस तरह से प्राइम मिनिस्टर कोई दिवाली तोहफा दे रहे हैं, इस तरह से नहीं होता था। तो व्हाट हाउ यू सी ऑल दिस पॉलिटिकल गिमिक और इज द गवर्नमेंट रियली सीरियस अबाउट इट? मैं सोचता हूँ कि हमको प्रोफेसर रुकमान जी सुनना चाहिए। मैं सिर्फ 2 बातें कहकर मैं वही विचार दूंगा। पहली बात ये कि देखिए, आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 2014 में जब ये सरकार सत्ता में रही थी तो उन्होंने ये खास दिखाया था कि हम 2 करोड़ जॉब हर साल लोगों को देंगे, 15 लाख रुपए लोगों के जेब में आ जाएंगे, सारा धन जब वापिस आएगा, और किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे सपने दिखाए। जब ये बात किसी ने अमित शाह जी से पूछा कि भाई ये आपने कहा था, तो उसको कोई चुनावी जुमला था। सरकार अब ये बात कह रही है कि फ्री बीज जो है ना, ये इलेक्शन के मौके पर इस तरह के वादे करना, ये बात सही नहीं है, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। वही सरकार थी 2014 में जब उसने ये सब साफ दिखाए थे, फ्री बीज पर पेश किए थे। और अब भी जो बात आप कह रही है कि जब वो देख रही है कि अब एक रेजिस्टेंट पैदा हो रहा है यूथ के अंदर, लोग खड़े हो गए हैं, कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है और इन मुद्दों को टच कर रहा है, तो उन्हें अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई महसूस हो रही है, तब वो फिर इस तरह की जुम्मेवारी शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो देखिए पॉलिटिकल पार्टी सब ये गेम होता है, और खासतौर से सत्ता पक्ष होता है, वो ऐसे मुद्दों के तलाश में होता है जिस तरीके से अपने पावर को रिटेन करें और अपने जो विपक्ष में लोग हैं उनको नीचा कर रहे हैं। तो ये तो हम इस पर हमने पॉलिटिकल पार्टी है तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ डीप एनालिसिस होनी चाहिए कि हमारे देश में जो
जो जॉब्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का ये स्तर गिरता जा रहा है, क्या जॉब वाकई हमारे देश में नहीं है, खत्म हो गए हैं, सरकार के पास नहीं है, अगर नहीं है तो ऑल्टरनेटिव क्या है, ये सब मुद्दों पर मैं चाहता हूँ अरुण कुमार जी से कुछ सुनना है। सबसे रखना चाह रही थी। We have amongst us eminent economist, Professor Arun Kumar. So, as you know, 12 million individuals are entering workforce every year, and we need at least 6 million jobs to be created. So, government के जो jobs थे वो तो आपने बताया कि 2% ही है, remaining 98% should come from the private sector. तो private sector के jobs क्यों फिल नहीं हो रहे हैं? And जो MSMEs होते हैं वहाँ पे जो माइक्रो लेवल जॉब्स that need to be generated, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? क्यों MSMEs बंद हो रहे हैं? गवर्नमेंट कहती है कि MSME मिनिस्ट्री itself cannot fund because it has lack funds. ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कस किया पार्लियामेंट में, वो अपने ही चीज को इम्प्लीमेंट करने में दुश्वारी महसूस कर रहे हैं कि वहाँ पे फंड नहीं है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन जो हो रहा है unregulated, is this the reason why there are no jobs? How do you see the entire issue of unemployment in the country? And इस crisis से बाहर निकलने के what are the proposals that you have? तो देखिए, ऐसा है कि हमारे देश में दो तरह का रोजगार है, एक संगठित क्षेत्र में होता है और एक असंगठित क्षेत्र में होता है। संगठित क्षेत्र में महज 6% लोग काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र में 94% लोग काम करते हैं। और जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अर्थव्यवस्था में वो 80% संगठित क्षेत्र में जाता है और बाकी 20% असंगठित क्षेत्र में जाता है। उसमें भी अगर आप देखें तो कृषि में 45% लोग काम करते हैं, उनके लिए 5% इन्वेस्टमेंट जाता है, यानी 6% जो लोग काम करते हैं उनके लिए 80% इन्वेस्टमेंट जाता है और जो 45% जो कृषि में काम करते हैं उनके लिए 5% जाता है। और जो कृषि में भी जा रहा है इन्वेस्टमेंट वो हो रहा है मैकेनाइजेशन के लिए, ज़्यादा हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर, ये सारी मशीनें आ रही हैं। तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा और संगठित क्षेत्र में तो हो ही नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप बैंकिंग को देख लें तो 1990 के कंपैरिजन में आज बैंक में कम से कम 1000 गुना काम बढ़ चुका है, लेकिन वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट वो आधा हो गया। क्यों? क्योंकि आज सारा काम मशीन से होता है। आप अपनी पासबुक मशीन से भरवा लेते हैं, आप कैश मशीन से निकलवा लेते हैं, आप जो है इंटरनेट से आप पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो बैंक जाने की अब ज़रूरत बहुत कम हो गई है, तो वहाँ पे रोज़गार कम हो गया। इसी तरह हम पहले दुकान में जाके सामान खरीदते थे, अब हम ई-कॉमर्स के ज़रिए से खरीदते हैं। दुकानों में रोज़गार बहुत होता है, वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे और हम ई-कॉमर्स से जाते हैं। तो जिस तरह का मैकेनाइजेशन हो रहा है, जिस तरह का ऑटोमेशन हो रहा है, जिस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसमें रोज़गार पैदा नहीं हो रहा। और सरकार, जैसे आपने कहा कि कुल मिला के जो हमारा 450 मिलियन यानी 45 करोड़ जो हम समझें कि हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, उसमें कुल 18 मिलियन 1.8 करोड़ ही सरकारी नौकरियां हैं। अब हमारी सरकारी नौकरियां और देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है, ये बात तो है, तो हम उसको बढ़ा के समझिए 1.8 करोड़ को हम बढ़ा के 3 करोड़ भी कर देते हैं, तो वो समाधान नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 तरह की बेरोजगारी होती है। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, जो हमारे लेबर फोर्स में आते ही नहीं। तो हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इस समय करीब 42 से 45% के आसपास है, लेकिन जो और बड़ी अर्थव्यवस्था है जैसे ब्राज़ील है, चीन है या अमेरिका है, USA है, वहाँ पे वो 65% है। तो हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 22% कम है। क्यों कम है? क्योंकि उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, उनको काम मिल ही नहीं रहा। और इनको हम काउंट नहीं करते, हमारी जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं उसमें हम काउंट नहीं करते। तो सबसे पहला तो ये है जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, उनकी संख्या मेरे हिसाब से करीब 19 करोड़। तो 19 करोड़ लोगों के लिए तो उनके लिए काम जो हमें चाहिए। फिर आता है जो बेरोजगार, जिसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, तो वो 8% है इस समय। फिर उसके साथ साथ आता है वो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो कृषि में है, जो जाके खुरपी चलाता है लेकिन उससे उत्पादन नहीं होता, उसको भी काम चाहिए। तो इस तरह 4 तरह की बेरोजगारी है। एक तो जिन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया, एक जो अनएम्प्लॉयड है और एक जो
डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है, और उसके साथ चौथा जो है वो है अंडर एम्प्लॉयड। यानी कि अगर आप देखें तो सबको 48 घंटे का काम हफ्ते में नहीं मिलता। अगर 8 घंटे का काम है तो 6 दिन में 48 घंटे होना चाहिए। तो ऐसे 16% हैं जिनको 36 घंटे से कम का काम होता है, और 8% हैं जिनको 24 घंटे से भी कम का काम हफ्ते में मिलता है। तो ये अंडर एम्प्लॉयड है। तो इसलिए 4 तरह के जो बेरोजगारी है उसको हमें डील करना है। अगर ये हम नहीं डील करते तो ये समस्या बनी रहेगी। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसके चलते हुए होता क्या है कि गरीबी बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार में जो लोग कमाते हैं उनको कमाना पड़ता है, जिससे कि जो लोग जो नहीं कमा रहे हैं उनको जो खिलाना पड़ता है। तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कृषि में आप खेत पे जा रहे हैं लेकिन कुछ उससे आपका उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो आप जो कमा रहे हैं उनके ऊपर निर्भर करते हैं, तो फिर वहाँ पे यह पॉवर्टी बढ़ जाती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दिस इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉवर्टी। अगर गरीबी हटानी है तो इस तरह का ये हमें बदलना पड़ेगा। अब सवाल ये कि सरकार तो नहीं दे सकती, क्योंकि जैसे आपने कहा 12 मिलियन, मेरा भी अनुमान है कि हर साल अगर हम ये मान लें कि सिर्फ 25% महिलाएं जो 1559 साल की उम्र की होती हैं वो नहीं काम करती, बाकी 75% काम करेंगी, तो 24 मिलियन यानी 2.4 करोड़ हर साल एक्स्ट्रा लोग आएंगे मार्केट में। वो 12 मिलियन नहीं है, वो 24 मिलियन। तो अगर इतने बड़े लेवल पे हमें रोजगार पैदा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सरकार पे हम नहीं निर्भर कर सकते, उसके लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में रोजगार पैदा करना पड़ेगा। अब वो रोजगार तो संगठित क्षेत्र में तो आएगा नहीं, क्योंकि वहाँ तो मैकेनाइजेशन हो रहा है, वहाँ तो जो नौकरियाँ कम होती चली जा रही हैं। तो उसको हमें देना पड़ेगा माइक्रो सेक्टर और स्मॉल सेक्टर। तो एमएसएमई जो जिसको हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर, वहाँ पे रोजगार पैदा करना पड़ेगा। लार्ज स्केल में नहीं होगा। तो अगर आप देखें तो लार्ज स्केल में हमारे 6000 यूनिट है, स्मॉल और मीडियम 6 लाख यूनिट है, और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है। तो एमएसएमई का 97.5% रोजगार आता है माइक्रो सेक्टर से, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार। और वही पिट गया, पहले नोटबंदी से पिटा, फिर जीएसटी के लाने से पिटा, फिर एनबीएफसी के क्राइसिस से पिटा, फिर डिजिटाइजेशन जो सरकार कर रही है उससे पिट रहा है, फिर जो फॉर्मलाइजेशन कर रही है उससे पिट रहा है, क्योंकि वो डिजिटाइज भी नहीं कर सकता, फॉर्मलाइज भी नहीं कर सकता। तो ये जो सारी गलत नीतियां हैं, तो इसलिए मैंने आर्टिकल लिखे हैं कि सोल्यूशन इज द प्रॉब्लम। जो सरकार समझती है कि समाधान है वही समस्या का जड़ में है। तो हमारी नीतियां जो हैं आज क्या हैं, वो सप्लाई साइड नीतियां। सप्लाई साइड नीतियों का मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई बढ़ा रहे हैं, सप्लाई साइड नीतियों का मतलब है कि आप बिजनेस को कंसेशन दे रहे हैं, और जो जहां पे परेशानी है वहां पे आप कंसेशन नहीं दे रहे। तो जैसे कि आत्मनिर्भर भारत स्कीम आई पैंडेमिक के दौरान, उसमें सरकार ने कहा हम 22 लाख करोड़ रुपए दे रहे हैं, और 22 लाख करोड़ रुपए में सिर्फ 3 लाख करोड़ रुपए गरीब के हाथ में गया, और बाकी कॉर्पोरेट सेक्टर के या क्रेडिट के लिए, बाकी और तरह तरह कंसेशन के लिए गया। तो हमारे यहाँ जितना कंसेशन दिया गया गरीब आदमी के हाथ में वो बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। और वजह उसकी ये है कि हमारी नीतियाँ प्रो बिजनेस हैं। प्रो बिजनेस पॉलिसीज में आपने देखा कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया 2019 में, जिससे 1.6 लाख करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन कम हो गया था, और उसका फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी तो बिजनेस इन्वेस्ट नहीं करेगा। पब्लिक सेक्टर तो इन्वेस्ट कर सकता है अगर उसको लॉस है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा। तो प्राइवेट सेक्टर कब इन्वेस्ट करेगा? जब उसको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कब मिलेगा? जब डिमांड होगी, और डिमांड ही हम नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि गरीब के हाथ में पैसा नहीं दे रहे। तो ये एक विशेष साइकिल बन गया है, जिसके चलते हुए डिमांड कम हुई, डिमांड कम होने से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हुई, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होने से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, इन्वेस्टमेंट कम होने से ग्रोथ रेट कम हो गया, और जब ग्रोथ रेट कम होगा तो रोजगार पैदा होना कम हो जाएगा। तो आपने देखा कि पैंडेमिक के पहले 2017-18 के Q4 में हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 8% तक पहुंचा हुआ था ऑफिशियली, और फिर वो गिर के 3.1% पे आ गया पैंडेमिक के पहले। यानी समस्या पहले से ही थी, ये पैंडेमिक आया, लॉकडाउन आया, उसने समस्या को और ज़्यादा बढ़ा दिया, और वही समस्या आज सबको, गरीब आदमी को और हमारे जो युवा लोग हैं उनको वही परेशान कर रहा है। तो समस्या का समाधान ये है कि माइक्रो सेक्टर जो बहुत बुरी तरह पिटा है उसको बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीएसटी ने बहुत बुरी हालत कर दी है माइक्रो सेक्टर की। अभी मैं पीरामल साहब जो वीआईपी इंडस्ट्री जो लगेज बनाते हैं
उनका इंटरव्यू देख रहा था 4 दिन पहले, तो पीरामल साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा दाम कम हो गया जीएसटी की वजह से, और जो माइक्रो सेक्टर और छोटा सेक्टर है उसका दाम बढ़ा हुआ है, तो वो डिमांड हमारी तरफ आ गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर की रिपोर्ट आई 4 महीने पहले, उन्होंने क्या कहा, हम बहुत खुश हैं, हमारा मार्केट शेयर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि स्मॉल स्केल सेक्टर कम्पीट नहीं कर पा रहा, क्योंकि जीएसटी से बहुत फायदा। प्रेशर कुकर इंडस्ट्री देख लीजिए, वहाँ पे 5 बड़े यूनिट है, 25 छोटे यूनिट है, वो 25 छोटे यूनिट पिट रहे हैं और वो 5 यूनिट की डिमांड 24% बढ़ रही है। तो ये सारा जीएसटी है, इसको रिफॉर्म करना पहली चीज। अगर जीएसटी को रिफॉर्म कर देंगे, इसको लास्ट पॉइंट टैक्स बना देंगे, सारा इनपुट क्रेडिट सिस्टम बंद कर देंगे, ई-वे बिल सिस्टम वगैरह बंद कर देंगे, सिर्फ लास्ट पॉइंट रखेंगे, तो जो डिसएडवांटेज है असंगठित क्षेत्र का वो खत्म हो जाएगा और वो असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। तो वो सबसे पहले। दूसरा, माइक्रो सेक्टर में एवरेज एम्प्लॉयमेंट होता है 1.7 लोगों का, यानी कि वो बहुत छोटा है, उसके पास कैपिटल नहीं है कि वो मार्केटिंग कर सके, कैपिटल नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके, कैपिटल नहीं है कि वो फाइनेंस अपने आप को कर सके। जब वो 1 महीने के लिए बंद हो गया तो उसका फाइनेंस खत्म हो गया, उसका जो वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। तो ये 3 चीजें हैं जो अहम हैं। चीन ने इसी तरह 1980s और 90s में अपना जो विलेज इंडस्ट्री है उसको खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने फाइनेंस किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की, उन्होंने मार्केटिंग की। तो इसीलिए आज हमारे देश में चीन से लटाई, पतंग, मांझा, गणेश की मूर्ति सब आ जाता है और वो हमसे सस्ता प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी जो स्मॉल स्केल सेक्टर को दी, उनको जो फाइनेंस दिया और मार्केटिंग दिया। तो हमारे यहाँ भी हमें जो माइक्रो सेक्टर है उसके कोऑपरेटिव्स बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर इच्छल करंजी ले लें या तिरपुर ले लें, वहाँ पे टेक्सटाइल के बहुत सारे यूनिट्स हैं छोटे छोटे, उनको आप एक कोऑपरेटिव में बांध दें तो उससे वो मार्केटिंग कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे और वो इस तरह की चीज़ें कर पाएंगे जो अभी वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि माइक्रो सेक्टर को पहले तो एमएसएमई से अलग कर देना चाहिए, माइक्रो सेक्टर को अलग, स्मॉल और मीडियम को अलग। अभी एमएसएमई के लिए जो भी नीति बनती है उसका स्मॉल और मीडियम को फायदा होता है, माइक्रो उससे नहीं फायदा उठा पाता। तो माइक्रो सेक्टर को स्पेशली टारगेट करना पड़ेगा, जीएसटी को बदलना पड़ेगा, मार्केटिंग, क्रेडिट और टेक्नोलॉजी इसमें उनकी मदद करनी पड़ेगी, तब जाके वो रिवाइव करेगा। और जब वो रिवाइव करेगा तो बड़े स्केल पे आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरी चीज कृषि में भी 45% लोग काम करते हैं, वहाँ पे भी आमदनी बहुत कम है। 85% लोग कृषि में हैं जिनका 5 एकड़ से कम की खेती है, और वो जो है वो किसी भी लेवल पे टेक्नोलॉजी वगैरह से कम्पीट नहीं कर पाते। तो वहाँ पे भी फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPOs, उनका बहुत बड़े लेवल पे बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो भी जब मार्केट में कम्पीट कर पाएँ, वो टेक्नोलॉजी वगैरह का इनकॉर्पोरेशन कर पाएँ, और वो फिर जब ये होगा वहाँ पे तो MSP को लागू करना बहुत ज़रूरी है। MSP अभी 23 क्रॉप के लिए डिक्लेयर होता है, उसमें से 3 क्रॉप्स में इम्प्लीमेंट होता है, गन्ने पे, गेहूं पे और चावल पे, बाकी पे इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो किसान की आमदनी कम हो जाती है। जिस दिन आप MSP सारे क्रॉप्स को, 200 क्रॉप्स को देंगे तो सबकी इनकम बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जो किसान है उसको, जो वर्कर है उसको एक लिविंग वेज देनी पड़ेगी। अभी लिविंग वेज नहीं है। जब लिविंग वेज मिलेगी तो वर्कर भी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, जब वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो डिमांड बढ़ेगी। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब ये हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड मॉडल टी बनाया था, जो पहली मास प्रोड्यूस कार है, उन्होंने 1910 में कहा कि मैं मास प्रोड्यूस क्यों करूं अपनी कार का, जबकि मेरा वर्कर नहीं खरीद पाएगा। अगर सिर्फ अमीर लोग खरीदेंगे तो कुछ ही कार बनाने की जरूरत है। तो मास प्रोडक्शन तो तभी हो सकता है जब एवरेज वर्कर की तनख्वाह बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि हमारे सब वर्कर की तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो हमारे यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वर्कर शुड गेट अ लिविंग वेज। आज तक लिविंग वेज नहीं थी, तो लिविंग वेज जब इम्प्लीमेंट होगी तो वहाँ से डिमांड बढ़ेगी। किसान का जब बेटर होगा, जब MSP सब क्रॉस मिलेगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी, उससे जो लोअर लेवल पे डिमांड बढ़ेगी तो फिर उससे हमारा जो प्रोडक्शन दोबारा रिवाइव होगा, उससे रोजगार पैदा होगा। हमने अनफॉर्चुनेटली आज़ादी के बाद से हमने जो नीतियाँ अपनाई हैं वो ट्रिकल डाउन के आधार पे है कि ऊपर ऊपर डेवलपमेंट हो जाएगा और नीचे रिस्क चला जाएगा। वो आज तक हुआ नहीं, और इसीलिए असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतनी गरीबी होते हुए भी हम 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनर्स हैं। जापान से भी ज़्यादा बिलियनर है, जर्मनी से भी ज़्यादा बिलियनर है, जबकि वहाँ की आमदनी हमसे 30 गुना ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है।
तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि असमानता बेतहाशा बढ़ी है। ये ट्रिकल डाउन की जो नीतियां हैं इनको बदलना पड़ेगा। तो जो सप्लाई साइड नीतियां हैं, ट्रिकल डाउन नीतियां हैं, इनको अगर हम नहीं बदलते हैं तो फिर ये रोजगार दोबारा पैदा होना नहीं शुरू होगा। तो ये सारे लोग एक तरह से समझना कि जो डेवलपमेंट पैराडाइम हमारा वो गलत है। इस डेवलपमेंट पैराडाइम को जब हम बदलेंगे तो उससे फिर रोजगार पैदा होना शुरू होगा।